स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्या कुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का हिंदी भाग 2 जिसका नाम है गोधुली। ठीक है, गद खंड का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके राइटर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितने भी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आने वाला है उसको हम देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन भी रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है कि जाति प्रथा को स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं माना जाता है। ठीक है, देखिए कहता है कि जो भारत का जो जाति प्रथा है उसको हम स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं मान सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। कहता है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय समाज का जो जाति प्रथा है उसको हम श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कह सकते हैं। अब क्यों नहीं कह सकते हैं, तो देखिए कह रहा है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो जाति प्रथा है, भारत का जो जाति प्रथा है वह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए भारत का जो जाति प्रथा है, भारत के जो समाज में जाति प्रथा है, इसमें इसको हम श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होती है। ठीक है, इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि भारत के जो जाति हैं, जितने भी जाति हैं, उनको जाति के आधार पर उनको पेशा बांट दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को मन है कि नहीं हमें यह काम करना है तो उसको करने की यहाँ पे इनको जरूरी नहीं माना जाता है। इसलिए इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। पहले से ही जिस जाति समाज के लोग रहते हैं उसको पहले से ही उसका काम बांट दिया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। देखिए इस निबंध में डॉक्टर भीमराव के द्वारा जो जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए हैं, जो आपत्ति लगाए हैं, उनको लिखना है। तो इसमें पहला तर्क है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। देखिए उन्होंने पहला तर्क दिया कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति। तो उन्होंने पहला तर्क दिया जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ठीक है, जो जाति प्रथा है भारत का वह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। सेकंड है, इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उन्होंने दूसरा तर्क क्या दिया, दूसरा आपत्ति क्या लगाई, उन्होंने कहा कि इस प्रथा में श्रमिकों को अस्वाभाविक रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, इससे आप नोट कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। देखिए भारत तो है लोकतंत्र, ठीक है, लेकिन सच्चा लोकतंत्र क्या होना चाहिए उसके लिए लेखक ने कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है इस निबंध में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए यानी कब भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगा, उसके लिए उन्होंने विशेषताओं को आवश्यक माना है। उसी विशेषताओं को आज हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए कह रहा है कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समरसता एवं स्वतंत्रता आवश्यक है। देखिए सच्चा लोकतंत्र की स्थापना कब होगा, जब लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या के एक रीति यानी समाज में जितने भी जाति के लोग रहते हैं उनको एक रीति, एक
रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। कहने का मतलब है कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनको एक रीति होना चाहिए, एक रिवाज होना चाहिए, है ना, एक दूसरे से आदान प्रदान होना चाहिए, तभी जो है सच्चा लोकतंत्र की स्थापना होगी। साथ ही कहता है कि समरसता एवं स्वतंत्रता आवश्यक, यानी जो भी समाज के लोग हैं उन सबको आपस में समरसता रखनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। देखिए, डॉक्टर भीमराव द्वारा यह जो निबंध लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें कह रहा है कि लेखक ने पाठ में, यानी डॉक्टर भीमराव ने इस निबंध में किन प्रमुख पहलुओं को, यानी कौन से वे प्रमुख पहलू हैं जिसे जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यानी कहने का मतलब है कि जो भारत का जो जाति प्रथा है उसको हानिकारक पहलू बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो आइए क्या क्या वह पहलू है, किस चीज के बारे में बात करते हैं कि आखिर जाति प्रथा जो एक हानिकारक प्रथा भी है। तो देखिए, कहता है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन का मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत का जो जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, इसमें मनुष्य का जो पेशा है उस जाति के अनुसार ही उनको पेशा बांध दिया जाता है। ठीक है, इनको स्वतंत्रता नहीं मिलता है, तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहला पहलू यही कहा है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है। देखिए, इस जाति में क्या होता है, यहाँ समाज में क्या होता है, मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है। इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। देखिए, यहाँ क्या रीति है, समाज में, भारतीय समाज में क्या रीति है, कहता है कि इसमें स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने को विवश होना पड़ता है। जिससे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति को जात के अनुसार जो काम बांटा गया है उस काम में उसको मन नहीं लग रहा, तो बेचारा विवश होकर के उस टालू कार्य को करने में विवश हो जाता है। ठीक है, तो यही सब पहलुओं के बारे में उन्होंने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इस निबंध में किस विडंबना की बात करते हैं, उसका स्वरूप क्या है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचारों से विडंबना माना गया है। देखिए, कहता है कि देखिए, अब जो भारतीय समाज का है, अब आधुनिक युग आ गया है, मॉडर्न जमाना आ गया है, तो इस युग में भी लोग जो है जातिवाद का भेदभाव रखते हैं और जातिवाद का पोषण होना, है ना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचारों से क्या माना गया है, विडंबना माना गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, छठा क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए, कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देख लेते हैं अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। चलिए, उत्तर होगा इसका जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखिए, अंबेडकर जी के अनुसार उनका कहना है कि जातिवाद के पक्ष में इसके पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज, कैसा सभ्य समाज होना चाहिए, आधुनिक सभ्य समाज होना चाहिए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है।
यानी अम्बेडकर जी साफ साफ बोल रहे हैं कि आधुनिक सभ्य समाज होना चाहिए, हर जाति के लोग को हर पेशा करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, है ना। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और आगे कहते हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है। जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज के अनुसार हम लोग को कार्य कुशलता होनी चाहिए, सबको एक तर्क में देखना चाहिए, है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उनके पक्ष में यह तर्क होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा के बारे में कहते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अब कैसे बनी हुई है, देखिए हम बताते हैं। भारत का जो समाज है, इसका जो जाति प्रथा है, इसमें क्या होता है कि जो समाज के लोग रहते हैं, जिस जाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो उनको पेशा उसी जाति के अनुसार पहले ही बांट दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को वह पेशा नहीं आ रहा है और मान लिया जाए कि वह पेशा दूसरा करना चाहता है, तो उसको यह मंजूरी यहाँ के समाज नहीं देता है। ठीक है, तो यह एक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कहता है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। सही बात है। देखिए जाति प्रथा के अनुसार लोगों को अगर पेशा बांट दिया जाए तो क्या होता है कि जीवन भर के लिए एक ही पेशा में उसको बंधा हुआ रहना पड़ता है। उसके बाल बच्चा भी वही काम करेंगे, उसके बाल बच्चा भी वही काम करेंगे। ठीक है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखो मर जाए। कहता है कि भले ही, यानी जिस समाज के लोग हैं और उस समाज का जो पेशा है, भले ही वह पेशा उसके पास नहीं है, यानी करने की क्षमता नहीं है, तो उसको और किसी काम करने की इजाजत भारतीय समाज नहीं देता है। क्यों ना वह भूखे मर जाएगा चलेगा, लेकिन कोई दूसरा काम, दूसरा पेशा करना नहीं है, यह मंजूरी नहीं देती है। आगे कहते हैं कि आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर जो है आज खत्म होता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल करें, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।